हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम हमारी जो बीपीएससी की सीरीज के अंदर जो 1857 से लेके 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है, जब भारत को आजादी मिली थी, तो उस टाइम पीरियड के बीच में किस प्रकार बिहार के लोगों ने और बिहार से जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उन सब चीजों को, उन पे क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में कई ऐसे केस होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो 1900 से लेके 1947 के बीच की कहानी हमें बताएगी, बिहार से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 के अंदर, उसके बारे में पूछा गया है कि इस कांड को अंजाम किसने दिया था। पहले इस मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में समझ लीजिए, ये क्या था। तो ये जो कांड था ये किया गया था एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट, वो था किंग्सफोर्ड। तो ये जो किंग्सफोर्ड था ये पहले कोलकाता के अंदर एक मजिस्ट्रेट था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों को इसने कुचलने पर उनको कुचला और उनको दंड दिया, क्रूर दंड दिया। इससे खुश होकर सरकार ने इसे मुजफ्फरपुर में नियुक्त किया। तो यहीं पे खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने इसके ऊपर बम फेंककर इसको मारने की योजना बनाई थी। तो इसको बोलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। अब इसको अंजाम इन दोनों ने ही दिया था, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। तो खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। खुदीराम बोस सबसे छोटे उम्र में फांसी खाने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो माने जाते हैं। उनको 19 साल की उम्र के अंदर फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये खुदीराम बोस के बारे में बात करी। और प्रफुल्ल चाकी को भी जो अब हम बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो वो फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को, जबकि इसको अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। क्या उन्हें फांसी दी गई थी? नहीं। क्या उन्हें आजीवन कारावास सजा दी गई थी? नहीं। उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये बात सही है। किसके बारे में? प्रफुल्ल चाकी के बारे में। तो इस मुजफ्फरपुर बम कांड के दो दोषी जो इन्हें पाए गए थे, पहले हमने बात करी, एक तो प्रफुल्ल चाकी की बात करी, इसके अलावा हमने बात करी खुदीराम बोस की। तो खुदीराम बोस को तो फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके अलावा जो प्रफुल्ल चाकी है, इन्होंने आत्महत्या कर ली ताकि इनको कोई गिरफ्तार न कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, पहले ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो आत्महत्या करी थी उसकी डेट थी 2 मई 1908। तो ये इनकी 1908 के अंदर ये बम कांड हुआ था और 2 मई 1908 को इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये इनकी बात हुई पूरी। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है कि खुदीराम बोस को जो फांसी थी वो कब दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। तो बी इसका राइट आंसर है। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त को। और इसके अलावा जो इन्होंने प्रफुल्ल चाकी ने जो आत्महत्या करी थी वो करी थी 2 मई 1908 को। तो 11 अगस्त तो बाद में आता है, अर्थात प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या पहले कर ली थी और उसके बाद खुदीराम बोस को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई। अब क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस जो थे उनके वकील कौन थे। तो उनके वकील थे कालिदास बसु। तो डी इसका राइट आंसर है। तो मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु जो थे वो खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में भी फांसी की सजा के विरुद्ध अपील करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और फाइनली उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पटना में अनुशीलन समिति की
शाखा की स्थापना किसने करी थी? तो इस शाखा को संगठित करने वालों में से एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। इसके अलावा सचिंद्रनाथ सान्याल ने इस अनुशीलन समिति की पटना के अंदर शाखा स्थापित करी थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे उनके द्वारा करी गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बनारस षड्यंत्र के अंदर कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र जो था उसका आप ये कह सकते हैं बनारस षड्यंत्र नाम की टर्म इसलिए लाई गई ताकि जो लाहौर षड्यंत्र था उसको एक्सटेंडेड जो आप ये कह सकते हैं जो अंग्रेजों की नजर में जो क्रिमिनल्स थे और उसको एक्सटेंड करके उन्हें किसी अन्य केस के थ्रू उनको अंदर लेके जाना था। तो उसके लिए बनारस षड्यंत्र जैसी बात कही गई और इसके अंदर नाम जो है सचिंद्रनाथ सान्याल का भी आता है और बंकिम चंद्र मित्र का भी आता है। तो लेकिन बंकिम चंद्र मित्र को इसके तहत सजा मिलती है। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सतयुग नामक जो पत्रिका थी उसको प्रकाशित किसने किया था? तो उस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर है। और ये कहां से प्रकाशित होती थी? ये रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर के प्रकाशित हुई और इसको प्रकाशित किसने किया? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। नाम क्या था? सतयुग पत्रिका। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वो किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पटना युवक संघ जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस संघ की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर और इसके अलावा इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। किसकी सहायता से? फूलन प्रसाद वर्मा की सहायता से। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर मणिंद्र नारायण राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, इसका राइट आंसर होगा मणिंद्र नारायण राय, सी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पटना युवक संघ जो था जिसकी स्थापना 1927 में हुई करी गई मणिंद्र नाथ राय के द्वारा और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ए। तो हमने पटना युवक संघ के बारे में तीन चीजों को डिस्कस किया। स्थापना कब हुई, किसने करी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब क्वेश्चन आता है कि 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। तो ये पत्रिका कहां से निकाली गई थी? तो ये पत्रिका थी पटना से। तो ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि तरुण भारत संघ जो था वो कौन सी जगह से संबंधित था? मुजफ्फरपुर से, पटना से, बेतिया से या मुंगेर से? तो तरुण भारत संघ जो था वो मुजफ्फरपुर से संबंधित था। इसके अलावा जगत नारायण लाल जो थे वो महावीर जो पत्रिका आती है उसके संपादक थे और महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसके अंदर जगत नारायण लाल को राजद्रोहात्मक लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अर्थात जो सरकार थी उसके खिलाफ लिखने के लिए राजद्रोहात्मक केस लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि महावीर के द्वारा जो महावीर पत्रिका जो थी उसका संपादन जो था वो जगत नारायण लाल के द्वारा किया गया था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो सरकारी गवाह बनने वाले पहले अर्थात जो बिहार के क्रांतिकारी थे उनमें पहले हैं फणींद्रनाथ घोष और उसके बाद है मनोहर बनर्जी। तो ए और बी दोनों ही सरकारी गवाह बनने वाले बिहार की क्रांतिकारी थे। उसके अलावा बात आती है कि बिहार में जो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई है वो किस क्रांतिकारी नेता के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बाबाजी ठाकुर
दास के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र जो आता है, जिसकी पटना के अंदर प्रकाशन होता था 1906 से लेके 7 के बीच में, वो भी किया जाता था किसके द्वारा? बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी ए होगा। इसके अलावा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक के रूप में काम करते थे? तो वो थे यदुनाथ सरकार। तो बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था, और अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी हुई अंग्रेज विरोधी और गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी, और इसका उद्देश्य था जो वंदे मातरम के प्रणेता थे और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मार्ग था अनुशीलन, उसके मार्ग को फॉलो करना। तो अनुशीलन समिति क्या थी? ये एक सशस्त्र संस्था थी जो क्रांतिकारी रूप में, क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम कर रही थी। तो ये हमने ये डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर यहां होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण जिले के मोलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये राजनीतिक डकैती थी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति जो थे वो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित भी थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको सही मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन है कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो पहले बात करते हैं फणींद्रनाथ घोष की हत्या क्यों करी गई थी और ये थे कौन। देखिए फणींद्रनाथ घोष जो थे वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि फणींद्रनाथ घोष जो थे वो भगत सिंह के एक घनिष्ठ मित्र के रूप में थे, लेकिन जब भगत सिंह को फांसी होनी थी, जब उनपे सजा चल रही थी, जब उनपे मुकदमा चल रहा था, उस वक्त फणींद्रनाथ घोष ने सरकारी गवाह के रूप में काम करके उनकी जो मृत्यु दंड की जो सजा थी और जो उनको फांसी की सजा थी वो उन्हीं की वजह से उन्हें हुई थी। तो फणींद्रनाथ घोष जो थे, इसीलिए इनकी हत्या करी गई किसके द्वारा? चंद्रमांग सिंह और बैकुंठ शुक्ल के द्वारा, क्योंकि उनके रीजन से फणींद्रनाथ घोष ने अपने आप को सजा से बचाने के लिए गद्दारी करी भगत सिंह के साथ और उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इसी चीज का बदला लेने के लिए चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल जो थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद बैकुंठ शुक्ल को भी फांसी की सजा हो जाती है क्योंकि इसने फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है बैकुंठ शुक्ल को। तो बी इसका राइट आंसर है। आपने जाना कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने गद्दारी करी थी भगत सिंह के साथ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम जो था वो बिहार में किसे सौंपा गया था? तो इसी काम को फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह दोनों मिलकर कर रहे थे, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इसके बावजूद इन्होंने भगत सिंह के साथ गद्दारी करी थी। तो इसका राइट आंसर है बी कि फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह के द्वारा क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम इनके द्वारा बिहार में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस की जो क्रांतिकारी घटना थी वो कब घटित हुई थी? तो वो घटित हुई थी जनवरी 1933 के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि गया षड्यंत्र केस जो 1933 में हुआ था उससे संबंधित कौन यहाँ पर नहीं है? तो वो फणींद्रनाथ घोष जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर। इसके अलावा तीनों ऑप्शन जो है वो गया षड्यंत्र केस से संबंधित है। फिर बात आती है हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले के बारे में जो 1931 के अंदर हुआ था। तो इस मामले के अंदर फांसी की सजा किसे हुई थी? तो वो हुई थी रामदेनी सिंह को। वो हुआ क्या था कि जो हाजीपुर स्टेशन था
वहां पर मास्टर से जो डाक का थैला होता है उसको छीनने में या छीना झपटी में उसकी हत्या हो गई और फिर उसी की हत्या के केस के अंदर उन्हें फांसी की सजा हुई थी। तो रामधनी सिंह को इसकी सजा हुई थी। और ये हुई क्यों थी? क्योंकि हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हो गई और उन्हें फांसी की सजा दी गई। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास जो थी वो क्या थी? समाज सुधारक थी, क्रांतिकारी थी, साहित्यकार थी या आंदोलनकारी थी? तो वो एक क्रांतिकारी थी बिहार के अंदर। तो बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दशेर कथा जो एक क्रांतिकारी पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो एक क्रांतिकारी लेखक सत्ता गणेश देवस्कर के द्वारा दशेर कथा लिखी गई थी। तो जिसका राइट आंसर होगा डी। और ये जो किताब थी, क्योंकि इसके क्रांतिकारी विचार थे इस किताब के अंदर, तो इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि जो ये विचार थे ये आगे फैल के उनके खिलाफ ज्यादा न जा सके, इसलिए इस पे बैन लगा दिया गया था। उसके बाद बात आती है कि चुनचुन पांडे जो थे वो क्या थे? क्या वो बिहार के समाज सुधारक थे, गांधीवादी नेता थे या 1857 के विद्रोह के नेता थे या बिहार के क्रांतिकारी नेता थे? तो चुनचुन पांडे जो थे वो बिहार के क्रांतिकारी नेता हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन जो था, जो नील की खेती के रिगार्डिंग आंदोलन हुआ था 1917 के अंदर, जिसके अंदर गांधी जी ने हिस्सा लिया था, वो आंदोलन क्या था? तो वो आंदोलन था किसान आंदोलन। और वो किसके लिए हुआ था? नील की खेती से जुड़ा हुआ वो आंदोलन है, जिसके बारे में हम अब आगे सब कुछ वहां डिस्कस करेंगे। तो 3 कठिया प्रथा के बारे में पूछा गया है जो चंपारण के नील किसानों से संबंधित ही है। तो ये प्रथा क्या थी? तो पहले बात करते हैं इस प्रथा के बारे में। तो अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया था कि 19वीं सदी की शुरुआत में कि जो किसान हैं उनको अपनी जमीन के हर एक बीघे पर, जितना भी बीघे उनके पास जमीन है, उन हर एक बीघा पर उनको 3 कट्ठे नील की खेती करना जरूरी था। इसीलिए इस प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहा गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 3 कठिया प्रथा जो थी ये कहां से संबंधित है? तो ये है चंपारण से संबंधित, क्योंकि नील का जो किसान का आंदोलन होगा, नील खेती भी वैसे भी चंपारण के जगह जो थी वहीं से ज्यादा फेमस थी, और जो नील किसान आंदोलन होगा वो भी चंपारण से ही होगा। तो 3 कठिया प्रथा हमने समझी। इसके बाद बात आती है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर है। और महात्मा गांधी ने इस चंपारण के आंदोलन के द्वारा भारत की सक्रिय राजनीति के अंदर अपने कदम रखे थे। अब क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट करके वहां पर बुलाया था, ताकि वो चंपारण के अंदर वहां के नील किसानों की स्थिति देख सके और उस स्थिति को भांप कर वहां पर उन्हें उस स्थिति से उभार सके। इसलिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को वहां पर बुलाया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण के अंदर, जो ये नील के किसान थे इनके लिए 1917 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी कब पहुंचे थे वो आप याद रखिएगा कि 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। और गांधी जी कहां पहुंचे? पटना, जो हमने बात करी वहां पर। फिर चंपारण के अंदर जो किसान आंदोलन था उसके लिए। तो ये इसका राइट आंसर हुआ डी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 3 कठिया प्रथा जो थी वो सबसे ज्यादा प्रचलित कहां थी? वो हमने डिस्कस किया कि 3 कठिया प्रथा क्या थी। हर एक बीघा में 3 नील के कट्ठे आपको उगाने जरूरी थे, और ये चंपारण के अंदर सबसे ज्यादा फेमस थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? एफ जी स्लाय, एडवर्ड अल्बर्ट गेट या विलियम टेलर या गार्डन रिचवॉन? तो जब चंपारण के आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तो इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण के नील किसानों के मामलों में
जांच समिति जो बैठी थी उसने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। तो वो सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? डेट दी गई है 5 नवंबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917 को, 16 दिसंबर 1917 को या 16 सितंबर 1917 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4 अक्टूबर 1917 को जो है नील किसानों के मामलों की जो जांच समिति थी उसने अपना प्रतिवेदन पेश किया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1917। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बात जो है वो सही है? तो 3 कटिया जो प्रथा थी उसका अंत हुआ, ये बात सही है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये बात भी सही है। इसके अलावा बगान मालिकों के द्वारा जो अवैध रुपए वसूले गए थे वहां के किसानों से उनको वापस 25% तक वापस कर दिया गया था। तो ये 3 फायदे हुए थे चंपारण आंदोलन के। और गांधी जी के द्वारा जब भारतीय राजनीति के अंदर सक्रिय कदम रखा गया, पहला आंदोलन उनके द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया, तो उसकी जब सक्सेस मिली तो ये सक्सेस ने गांधी जी को एक नेशनल लेवल लीडर, तो वो पहले से ही थे लेकिन उनकी इमेज को और एक अलग निखार दिया। और उसके बाद गांधी जी ने जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जो दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि उसके बाद गांधी जी ने एक से बढ़कर एक उसके बाद आंदोलनों के अंदर धीरे धीरे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट किया। अहिंसा के पाथ पे चलते हुए उन्होंने बहुत से आंदोलन के साथ 1947 तक भारत को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करी थी। तो जो ये चंपारण आंदोलन था, जो ये पहला कदम था, जो ये पहला सक्रिय राजनीति में कदम था, ये बहुत अहम हो जाता है गांधी जी के लिए। तो जिसकी सफलता मिलना भी बहुत जरूरी था और मिली भी। इसकी सफलता क्या मिली वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया था और वहां से वापस लौट गए थे? तो वो कार्यालय का भार जो था वो जनकधारी प्रसाद को सौंपा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो मैंने अभी बताया कि पहला किसान आंदोलन जिसके अंदर गांधी जी ने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया तो वो था चंपारण किसान आंदोलन। तो बी इसका राइट आंसर है। कब लिया? 1917 के अंदर, डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आता है 1918 के अंदर, वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिहार के वो नेता थे राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी को यहाँ पर बुला के लाए थे चंपारण के अंदर, ताकि वो इस स्थिति को देख के यहाँ पे कुछ इनकी स्थिति सुधार के लिए कुछ कर सके। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन जो था उससे कौन जो संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों ही चंपारण आंदोलन से संबंधित है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन से जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? बारदौली, आणंद, चौरा चौरी या चंपारण? तो वो थे चंपारण के किसान, जिनके नील की खेती जो करते थे उनको जो समस्या थी उस समस्या के लिए चंपारण के किसानों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो डी इसका राइट आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण फेमस है एक आंदोलन के कारण, वो कौन सा? नील की खेती के कारण जो चंपारण के अंदर आंदोलन हुआ था उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है महात्मा गांधी जी से, जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह सक्रिय राजनीति के अंदर। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ चला था? तो वो मुकदमा चलता है मोतिहारी के अंदर। और जो हमने बात करी कि गांधी जी का जो कार्यालय था वो भी था मोतिहारी के अंदर, वो भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? हरिजनों के लिए था, हिंदू समाज में एकता के लिए था, नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो ये एक सत्याग्रह था, सत्य के लिए आग्रह जिसे कहते हैं, और नील की खेती करने वालों की समस्याओं को समाधान के लिए था। तो इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा
चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी ने चंपारण के अंदर एक सफल सत्याग्रह चलाया था, तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 के अंदर, जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण के अंदर बुला के लाते हैं। गांधी जी पहली बार बिहार आते हैं, अपना सक्रिय राजनीति के अंदर कदम रखते हैं और चंपारण सत्याग्रह को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रियता से कब प्रवेश किया था? तो वो किया था चंपारण आंदोलन से, तो वो था ए इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस बिहार नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 को मुंबई में बुलाया गया था? तो वो नेता थे सैयद हसन इमाम, जिनकी अध्यक्षता के अंदर आईएनसी का अधिवेशन बुलाया गया था। और इसको बुलाया क्यों गया था? इस अधिवेशन के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी कि हम ऐसे सुधार लेके आएंगे, उन सुधारों पर विचार विमर्श के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया और इसका जो नेतृत्व था वो सैयद हसन इमाम ने किया। और उसके बाद एक शिष्टमंडल जो था उसको इंग्लैंड भेजने का निर्णय इस अधिवेशन के अंदर लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सैयद हसन इमाम जो है उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन की 1918 के अंदर मुंबई में अध्यक्षता करी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। तो आप पहले बात करते हैं कि रोलेट एक्ट था क्या? तो रोलेट एक्ट भारतीय इतिहास के अंदर आप कह लीजिए एक काले कानून के रूप में समझा जाता है। और इसको क्यों लाया गया था? ताकि राष्ट्रीय आंदोलन जो उभर रहा था उसको कुचल दिया जाए। और ये जो रोलेट एक्ट लाया गया था ये सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी भारतीय को आंदोलन में या किसी भी भारतीय को आंदोलन करने वाले को बिना किसी मुकदमे के अदालत के अंदर ला सकते हैं या फिर अदालत के अंदर बिना कोई मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। ये जो अधिकार था ये इस रोलेट एक्ट ने सरकार को दे दिया था, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। और इसके खिलाफ देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे, क्योंकि अगर कोई मुकदमा ही नहीं है और बिना मुकदमे के अगर आप किसी भी भारतीय को जेल में डाल देंगे तब तो आप कह सकते हैं कि बोलने की आजादी ही खत्म हो जाएगी। और जो लीडर्स होंगे हमारे लीडर्स को बिना किसी एक मुकदमे के अंदर कर दिया जाएगा। तो इस जो ये रोलेट एक्ट हुआ था इसके विरोध में पटना में जो जबरदस्त हड़ताल हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। तो ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में जो विशाल जुलूस का नेतृत्व हुआ था या नेतृत्व किया गया था वो किसने किया था? तो वो नेतृत्व किया था सैयद हसन इमाम ने, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। और ये जुलूस जो आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हुआ जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही करी थी। तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात पटना के अंदर जो विशाल जुलूस था उसका नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की एक संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को बुलाई गई थी। तो वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी भागलपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद वो बैठक हुई थी पटना के अंदर। ये बैठक जो थी ये पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। और हाँ, इस राइट आंसर को राइट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसका राइट आंसर है बी, पटना के अंदर ये जो बैठक थी बिहार प्रांतीय संघ की और प्रांतीय कांग्रेस समिति की दोनों की हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो वो हमने डिस्कस किया कि रोलेट एक्ट क्या था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो आंदोलन जो था वो हुआ फरवरी एंड के अंदर, और फरवरी एंड के अंदर कब? 1919 के अंदर। तो फरवरी 1919 के अंदर बिहार के अंदर रोलेट एक्ट का विरोध शुरू हुआ था। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अब पहले बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो ये भारत के अंदर हुआ क्या था और हुआ क्यों था,
ये 1919 से लेकर 1922 तक चलने वाला भारत के अंदर एक मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो सुन्नी, जो इस्लाम के मुखिया माने जाते हैं, तुर्की के खलीफा, उनको जब पद से हटा दिया गया था तो उनको पुनः स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए इस खिलाफत आंदोलन को किया गया था। तो शुरू कब किया गया? 1919 के अंदर, 1922 के अंदर ये खत्म हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अर्थात बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1919 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने किया था? तो वो किया था मौलाना मजहरुल हक ने। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करी कि कौन जो था जिसने भारत में लीड किया और क्यों ये किया गया था। अब इस खिलाफत आंदोलन के अंदर कोई महिला नेता जो थी वो कौन थी जो सक्रिय रही? तो बी अम्मा जो महिला नेता थी, जो इस आंदोलन के अंदर एक सक्रिय महिला नेता के रूप में उभर के आती है। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 व 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था भागलपुर के अंदर। अभी जो हमने पहले बात किया था जहां थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वो अधिवेशन पटना में था। और ये जो बिहारी का प्रांतीय सम्मेलन जो था, ये 12वां अधिवेशन भागलपुर के अंदर हुआ था। इसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने करी थी और सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। तो ये पूरी बात करी हमने इस बिहार के अंदर हुए अधिवेशन की, बिहार प्रांतीय सम्मेलन की। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अब आगे आने वाले वीडियोज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बिहार के, अब हम बहुत ही उस इतिहास की तरफ आ चुके हैं जब भारत आजाद होने वाला होगा। उसके बाद हम आएंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस की तरफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।